आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 14 जनवरी 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से और पोर्टल से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे, गजा में जल्द लौटेगा अमन। आ गई अच्छी खबर, हमास सीज फायर को हो गया तैयार, किसी वक्त भी ऐलान। पहले फेज में हर इजरायली के बदले 30 फलस्तीनी होंगे रिहा। सीज फायर की तमाम शर्तें दिखाएंगे आपको, शर्तों में मिल रही इजराइल की शिकस्त की झलक। अमेरिका तय करेगा गजा पर किसकी होगी हुकूमत। पोस्ट वॉर प्लान आज रात तक आने की उम्मीद। हवा के बाद ईरान अब समंदर में दिखाएगा दम। सबसे एडवांस्ड और स्मार्ट शिप से लैस होगी ईरानी नेवी। और अमेरिका में लगी आग को लेकर खतरनाक अलर्ट। आग में हॉलीवुड एक्ट्रेस की जलकर मौत। चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और बहुत बड़ी खबर से शुरुआत होगी और यही मेन खबर है। हमास ने सीज फायर के लिए हां कर दी है। सभी नेगोशिएटर्स को हमास की हां का इंतजार था। हमास ने गजा पट्टी में सीज फायर और दर्जनों होस्टेजेस की रिहाई के लिए एक मसौदे समझौते को मंजूर कर लिया है। बातचीत में शामिल 2 ऑफिशियल्स ने आज मंगल के रोज इस बारे में जानकारी दी। जो नेगोशिएटर्स हैं, मीडिएटर्स हैं, उनमें कतर भी शामिल है। कतर ने कहा है कि बातचीत अभी तक किसी समझौते पर पहुंचने के सबसे नियरेस्ट पॉइंट पर, निकटतम बिंदु सबसे वहां पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, एसोसिएटेड प्रेस ने इस प्रपोज्ड समझौते की एक कॉपी हासिल कर ली है और मिस्र के एक ऑफिशियल और हमास के एक ऑफिशियल ने इसकी प्रामाणिकता पर, इसकी मतलब सच्चाई पर अपनी मोहर लगाई कि हाँ यही हुआ है। एक इजरायली ऑफिशियल ने कहा है कि डेवलपमेंट हुए हैं लेकिन डिटेल्स को अभी आखिरी शक्ल दी जा रही है। प्लानिंग को आखिरी मंजूरी के लिए इजराइल के कैबिनेट से पास होना पड़ेगा, यानी इजराइल की कैबिनेट के सामने से पेश किया जाएगा। जाहिर सी बात है नेतन्याहू करा लेगा। अमेरिका और मिस्र और कतर ने पिछले साल 15 महीने से चल रही इस जंग को खत्म करने और हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले में पकड़े गए दर्जनों होस्टेजेस की रिहाई तय करने के लिए मीडिएटर्स के तौर पर कोशिशें की कि गजा में सीज फायर हो जाए। गजा के अंदर अभी भी करीब 100 इजरायली या 98 इजरायली कैदी हैं और जो आईडीएफ है उसका मानना है कि उनमें से कम 1/3 की मौत हो चुकी है। कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है माजिद अल अंसारी, उन्होंने मंगल के रोज एक ब्रीफिंग की, प्रेस को वीकली ब्रीफिंग होती है वहां पर। उन्होंने कहा कि जो बातचीत चल रही है उसमें बहुत ही पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बातें सामने निकल कर आई। हालांकि उन्होंने जो सेंसिटिव इश्यूज हैं उस पर बात करने से या उसकी डिटेल देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आज हम समझौते के सबसे करीब पहुंच गए हैं। इस बीच हमास ने एक बयान में कहा कि चल रही बातचीत अपने आखिरी दौर पर पहुंच गई है। हमास के इस बयान से क्या समझ में आता है? आखिरी दौर का मतलब यह होता है कि फिल्म पूरी तय हो चुकी, देख ली, गाना वाना हो गया, बस अब क्लाइमेक्स बाकी है। इस हमले की वजह से पूरे इलाके में बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया गजा में, और गजा की 2.3 मिलियन आबादी में से लगभग 90% लोग बेघर हो गए, डिस्प्लेस हो गए। हजारों लोग समंदर के किनारे तंबू लगाकर रहने को मजबूर हैं। और आपको पता है कि ऐसे इलाकों में रहने पर या कहीं भी रहने पर पूरे गजा में इस वक्त भुखमरी जैसे हालात हैं। शुक्र है कि ये बातचीत यहां तक पहुंच गई है। ये बहुत पॉजिटिव खबर है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले देना लाजिम समझा। ये इतनी बड़ी खबर है कि बस इसका ही सबको इंतजार था। जंग रुक जाए तो कत्ल गारत रुक जाए, बस और क्या किसी को चाहिए। अब इस समझौते की कुछ शर्तों के बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि इसमें आपको आईडीएफ की, इजराइल की और बेंजामिन नेतन्याहू की शिकस्त सामने नजर आएगी। बिल्कुल, अल मायदीन ने रिपोर्ट छापी। एक इजरायली अफसर के हवाले से कुछ डिटेल्स सामने निकल कर आई हैं जिन्हें अखबार ने छापा है और लिखा है कि जो आखिरी फेज होगा उसमें 33 इजरायली होस्टेजेस की रिहाई के लिए बातचीत हो रही है। गजा में जो 98 कैदी हैं, होस्टेजेस हैं, उसमें से ही ये 33 होंगे। इसके बदले में इजराइल 1000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, यानी एक इजरायली के बदले 30 फलस्तीनी रिहा होंगे। ऐसे देखें तो यह हमास का इजराइल पर भारीपन नजर आता है कि हर इजरायली के बदले 30 फलस्तीनी छोड़े जा रहे हैं, जबकि 10-15 की बात कर रहा था इजराइल। सीज फायर का पहला फेज 60 दिन तक, 2 महीने तक चलेगा। इस दौरान हमास के वो जंगजू जो ऑपरेशन अलक्सा फ्लड में शामिल थे उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा, ये इजरायली ऑफिशियल ने बताया। असली बात उसे पता होगी, हमास को। बात सही है ना? इजरायली अफसर ने कहा कि एग्रीमेंट का पहला मरहला, पहला फेज 33 कैदियों की रिहाई से मुताल्लिक होगा, जिनमें बच्चे, औरतें, फीमेल फौजी, 50 साल से ज्यादा उम्र के मर्द और जख्मी और बीमार शामिल होंगे। और इसके बदले में इजरायली फौज
फौजी यूनिट्स का गजा की जमीन से धीरे धीरे मगर पार्शियली विड्रॉल भी शामिल होगा, यानी वो रफ्ता रफ्ता करके हल्के हल्के करके वापस इजराइल में जाएंगी। यानी आईडीएफ मुकम्मल तौर पर एक साथ गजा से बाहर नहीं निकलेगी। यहां मुझे इजराइल की दूसरी हार नजर आती है कि वो कह रही थी हम गजा से नहीं निकलेंगे, निकलना पड़ेगा, पहले एक कैदी के बदले 30 छोड़ रहे हैं। मिस्र की सरहद से लगते फिलाडेल्फी बॉर्डर कॉरिडोर के पास सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी और इजरायली पहले फेज के बाद से इस इलाके के कुछ हिस्सों से वापस चले जाएंगे, जबकि नेतन्याहू ने कहा था हम फिलाडेल्फी नहीं छोड़ेंगे। ये तीसरी हार है। बिना हथियार वाले लोगों को नॉर्थ गजा में वापस आने की इजाजत दी जाएगी और वेपन्स की स्मगलिंग को रोकने के लिए सेफ गार्ड्स भी रखे जाएंगे। इजरायली फोर्सेस से उम्मीद की जा रही है कि वो गजा के मरकजी हिस्से में जो नेटजारिम एक्सिस है उससे भी वापस हो जाएगी। नेटजारिम और नॉर्थ गजा से वापस नहीं जाना चाहती थी आईडीएफ और नेतन्याहू चौथी हार है। राफा क्रॉसिंग जो इजिप्ट और गजा के दरमियान है उस पर धीरे धीरे काम शुरू हो जाएगा, यानी इधर से उधर लोग आने जाने लगेंगे। ये वाहिद रास्ता है जो गजा को दूसरी दुनिया से जोड़ता है, भले ही मिस्र हो के। जो गजा पट्टी से मरीज जब ये काम शुरू होगा इस सरहद पर, तो इससे गजा पट्टी से मरीज और ह्यूमैनिटेरियन केसेस को इलाज के लिए बाहर जाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा गजा पट्टी में इंसानी मदद का काफ़ी इजाफा होगा, ये उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि बैनुल अक़वामी तंजीमें जैसे कि यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बढ़ने का खौफ जाहिर कर रही हैं और भी कई तंजीमें कह रही हैं कि इंसानी बहरान बढ़ जाएगा। जबकि इजराइल ने गजा में मदद का दाखिला अलाउ कर दिया है, लेकिन इस बात पर अभी तक इख्तलाफ है कि मदद का कितना हिस्सा गजा तक पहुंचेगा और कितना ज़रूरतमंदों तक पहुंच पाएगा। ज़रूरतमंद और गजा दोनों अलग अलग हैं इजराइल की नज़र में। उसे लगता है कि मदद कहीं हमास को ना पहुंच जाए। ये कुछ डिटेल्स थी सर, हैपनिंग खबर है, अभी बहुत सी चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद थी बस ये हो जाए जल्द से जल्द। मैं गजा की खबरें और नहीं पढ़ना चाहता। चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। एंथनी ब्लिंकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, अमेरिका के विदेश मंत्री, वो आज रात पोस्ट वॉर प्लान गजा का पेश करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ अगर शाम है तो यूँ मानिए कि 11 घंटे का डिफरेंस उनके आप सुबह हुई है, तो उनकी जब दोपहर और शाम होगी, आप लोग बहुत से लोग सो रहे होंगे, तब ये प्लान आएगा। एक्सियोस ने रिपोर्ट दी है। जो भी प्लान होगा हम आपके सामने ज़रूर पेश करेंगे कि गजा में निज़ाम कौन चलाएगा, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ना तो हमास को पावर देने को राज़ी है, पर तो वो फ्लॉप हो गया, और ना ही वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को ही देखना चाहता है। तो देखते हैं कि क्या मसौदा हुआ है जिस पर हमास और वेस्ट बैंक वाले भी राज़ी हो गए हैं और इजराइल भी राज़ी हो गया। खैर, इजराइल के हमले लेकिन बदस्तूर जारी हैं, और इन हमलों से इजराइल ने पिछले एक दिन में कल 50 लोगों की जान ले ली। इजरायली एयरफोर्स ने, उनकी ग्राउंड फोर्सेस ने लोगों को गोली से उड़ा दिया। 50 फ़लस्तीनी मारे गए, और अब अस्पताल जो बचे हैं, जो वर्किंग हैं, उनमें कोई रूम ही नहीं बचा है किसी ज़ख्मी को रखने के लिए, वो भरे हुए हैं। ये हालात हैं गजा के। इसलिए कुछ भी हो, कोई भी शर्त हो, सिर्फ रुक जाए। जंग जिन्होंने झेली नहीं, उन्हें पता नहीं जंग क्या है, जो कहें कि जंग जारी रहनी चाहिए, क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। खैर, ईरान की नेवी मजबूत होने वाली है। हमने अभी आपको पिछला शो दिखाया, अगर नहीं देखा है जाकर देखें। ईरान ने क्या शानदार एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है, लेज़र वाला। इंटरसेप्टर रॉकेट मिसाइल नहीं निकलेंगे, लेज़र बीम निकलेगी और तार से गिरा देंगी। और हमारी एक नई एंकर भी है, उस्मा अहमद। बहुत से लोगों को लगा उनका वीडियो आया कि हमारा चैनल हैक हो गया, तो भैया नहीं, एंकर हैं, रिसर्चर हैं, काबिल हैं, उन्हें देखिए। उन्होंने अच्छी गद्दाफ़ी पर स्टोरी बनाई है, मोहम्मद गद्दाफ़ी पर। ईरान की नेवी हमने आपको दिखाया एयर डिफेंस, और उनके ड्रोन्स वगैरह मजबूत हो रहे हैं। हवा में मजबूत हो रहा है ईरान, तो अब समंदर में भी ईरान को ज़ाग्रोस मिलने वाला है। ज़ाग्रोस ये एक डिस्ट्रॉयर शिप है, जंगी जहाज़ है, तबाह कर देगा दुश्मन के जहाज़ों को, और एडवांस्ड है। एडवांस के अलावा ये स्मार्ट भी है, और एक बहुत बड़ा मिलिट्री अड्डा, जो अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री अड्डा होगा ईरान का, वो भी ईरान की आर्मी को मिलने जा रहा है। हर रोज़ ईरान की फ़ौज, नेवी, एयरफोर्स से जुड़ी खबरें क्यों आ रही हैं? असल में ये एक तैयारी है, इस पर नज़र रखिएगा। ये एक तैयारी है, हरकत से पहले बरकत इकट्ठी कर ली गई है। तो एडमिरल शाहराम ईरानी ने ये कहा है
کہ بھائی ہمیں جو ہے زاگروس ملنے جا رہا ہے، وہ بہت جلدی نیول فورس جوائن کر لے گا، اور ایران کی جو نالج اینڈ کیپیبلٹیز ہیں وہ لگاتار بڑھ رہی ہیں۔ ہاں یہ ایک ایڈوانس ہے ٹیکنالوجی کے معاملے میں، اور نظر خفیہ رکھنے کے معاملے میں بھی جہاز، اور جنگ لڑنے کے معاملے میں بھی ہر اعتبار سے یہ ایڈوانسڈ ہے۔ ہم بس اسے چھوٹا کرتے ہیں ایپیسوڈ کو، اور امریکہ کی آگ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ امریکہ میں جو آگ لگی ہے واقعی بھینکر تباہی کیلیفورنیا صوبے کے لاس اینجلس کے آس پاس کے جنگلوں اور علاقوں میں مچی ہے۔ ہزاروں کروڑ کا نقصان ہو چکا ہے، 24 انسانی جانیں جا چکی ہیں۔ امریکہ کو اس طرف سوچنا اور دیکھنا ہوگا کہ کیا قدرت اس سے ناراض ہے، کیونکہ بہت لوگ جب یہ بات کہیں تو پھر شاید اپنے آپ کو تلاشنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا کیلیفورنیا وہ صوبہ بھی ہے جہاں سے فلسطینیوں کے حق میں آواز بھی اٹھی، لہٰذا یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو نقصان ہو رہا ہے کیا ان لوگوں کا بھی ہے۔ فی الحال تو بہت خطرناک ہوائیں چلنے کے آثار ہیں، جن سے پتہ چل رہا ہے کہ ایسے پنکھے کی طرح آگ بھڑک سکتی ہے، جیسے پنکھا گھومنے پر لو اور آنچ جاتی ہے ویسے بھڑک سکتی ہے۔ کیا ان ہواؤں سے یہ لاس اینجلس شہر کی طرف بھی آئیں گی؟ اس کو لے کر لوگ خدشے میں ہیں۔ بہت سے پیسے والے جن کے دوسرے شہروں میں گھر موجود ہیں وہ لوگ ریلوکیٹ ہو چکے ہیں لاس اینجلس سے۔ لوگوں میں دہشت ہے کیونکہ امریکہ بالکل اس وقت ہیلپ لیس نظر آ رہا ہے، ہاتھ اس کے بندھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر پا رہا۔ ڈائلس کری، یہ جو میڈم چشمہ لگائے ہوئے ہیں، یہ اب نہیں دنیا میں 95 سال کی تھیں۔ یہ ہالی ووڈ ایکٹریس تھی، کافی مشہور فلموں میں انہوں نے رول کیا تھا۔ اب یہ ایک دادی کے طور پر اپنے یہاں پر گھر میں رہتی تھیں لاس اینجلس کے پاس، اور ان کی اب لاش ملی ہے، یہ مری ہوئی پائی گئی ہیں، یہ اس جنگل کی آگ میں جل گئی ہیں۔ تو یہ بھی ایک نظام ہے کہ یہ لوگ آس پاس ان علاقوں میں فلمیں بناتے تھے، کہیں آسمان سے کودتے ہوئے، کہیں منگل گرہ سے کودتے ہوئے، کہیں مطلب پورا دنیا کو ختم دکھاتے ہوئے، لیکن پھر ایک دن قدرتی کچھ ہوا، ایک کروٹ لی گئی اور پھر یہ لوگ نہیں بڑھ سکے۔ تو انسان فلمیں کتنی بھی بنا لیں، ریئلٹی ہے، اور ریئلٹی ہے قدرت۔ بہت بہت شکریہ۔ غزہ کے لیے دعا کریے آج خاص طور سے کہ بس اعلان ہو جائے۔